वन दैट रिलेट्स टू द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। एक एक करके चलिए उन चुनौतियों को देखते हैं या उन कारणों को देखते हैं जो उत्तर पूर्व के राज्यों में समस्याओं को या संकटों को जन्म देते हैं। आई विल फर्स्ट डिस्कस ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स को देखना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को समझना पड़ेगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के भूगोल को यदि आप देखें तो मैं 4-5 शब्द बोल रहा हूं जिससे आपको कहानी स्पष्ट हो जाएगी। पहला, उत्तर पूर्व के राज्य लगभग लैंडलॉक्ड, ठीक है, दे आर बाउंड्री स्टेट्स, सीमावर्ती हैं, ठीक है, लैंडलॉक्ड हैं तो वहां पर संकट मतलब कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय, भाई अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तो हैं, अंतरराज्यीय सीमाएं भी जब होती हैं तो आसानी से लोग यहां से वहां शिफ्ट हो जाते हैं। सो दे हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज, दे हैव वेरियस इंटर स्टेट बाउंड्रीज, ठीक। ये राज्य कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को धारण करते हैं। जटिल भूगोल का मतलब है यहां जंगल हैं, यहां पहाड़ हैं, ठीक है, यहां घनघोर वर्षा होती है, तो यहां का भूगोल भी बहुत जटिल है, ठीक है। फिर अगले संकट के तौर पर यदि हम भौगोलिक तौर पर इनसे बात करें, ठीक, तो जो पर्वतीय टेरेन है, ठीक है ना, ये पर्वतीय विभाजन इन्हें बाधित करता है क्योंकि कई जगह घाटियां हैं, कई जगह पर्वत हैं, तो पर्वतीय जीवन शैली घाटियों की जीवन शैली से बिल्कुल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यदि आप हमारे राज्यों को देखें तो जनरली या तो प्लेन स्टेट्स हैं, प्लेट्यू स्टेट्स हैं या हिली स्टेट्स हैं। यहाँ लेकिन दोनों स्थितियां दिखती हैं। चाहे मणिपुर हो, वहां घाट वैली भी है और हिल्स भी है, चाहे असम हो, वैली भी है और हिल्स भी है, तो ये भी इनकी ज्योग्राफी को डिफिकल्ट बनाता है, ठीक है। अब इन सारी स्थितियों के कारण यहां सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन सबसे परे मैं 2 कारणों को केंद्र में रखूंगा। पहला कारण है चिकन नेक, ये मैं आपको समझाता हूं क्या है, और दूसरा कारण है गोल्डन ट्रायंगल से संबद्धता। अब देखिए क्या है चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व तक पहुंच का एक मार्ग है। ये देखिए ये वाला एरिया, सिलीगुड़ी यहां पर वेस्ट बंगाल में जगह है। ये 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। सिर्फ कितने किलोमीटर चौड़ी? 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जिससे होकर ही उत्तर पूर्व में प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट तक जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। भारत के शत्रु हमेशा यह मानते हैं कि यदि इस चिकन नेक को काट दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से अलग किया जा सकता है। जब 1971 में हमने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का निर्माण किया था, तब से पाकिस्तान की नजर इस चिकन नेक पर है कि आपने अब हमारा एक हाथ काटा, अब हम आपकी गर्दन या हाथ काटेंगे। हमारी गर्दन के तौर पर वो किसको देखता है? कश्मीर को। और हमारे एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर वो किसको देखता है? नॉर्थ ईस्ट। और इसीलिए पाकिस्तान आईएसआई की नजर इस पर हमेशा रहती है। ये वो जगह है, डोकलाम, आपने सुना होगा, चीन एग्रेशन करता है। तो डोकलाम में चीन की रुचि क्यों है? क्योंकि यहां बैठकर वो चिकन नेक को कंट्रोल करने की स्थिति में या डिस्टर्ब करने की स्थिति में आ सकता है। इसीलिए ये जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी गलियारा है, ये राष्ट्र निर्माण के बाद हमको मिला एक ऐसा भूगोल है जो हमारी सुरक्षा चिंताओं को बहुत बढ़ा देता है। इससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक प्रवेश बाधित हो जाता है, और प्रवेश कर भी गए तो फिर बाकी जटिल भूगोल का संकट होता है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अभी आजाद हिंद फौज पर एक वेब सीरीज आई है जिसमें बताया गया था कि यहां पर कितना, ठीक है, फॉरगेटन आर्मी, आई थिंक फॉरगॉटन आर्मी वाज द नेम, जिसमें बताया गया था कि यहाँ बरसात के समय पे जब वो युद्ध करने चले जाते हैं तो कितने संकटों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों का संकट है, महामारियों का संकट है। तो ये जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी गलियारा है, ये नॉर्थ ईस्ट की विकास में सबसे बड़ी बाधा बनकर हमारे सामने आया है, ऐसा सामरिक विशेषज्ञों का मानना है। अब देखिए, यहां के अलावा यदि नॉर्थ ईस्ट जाना है तो एक रास्ता है ये कि आपको बांग्लादेश के रास्ते पैसेज मिले, वो चाहे यहां जाने, जैसे अभी कलकत्ता अगरतला बांग्लादेश से होकर एक हाईवे बनाया जा रहा है, और ये जो कलकत्ता अगरतला हाईवे है, ठीक, इसकी अनुमति मिल गई है। इसे ये बांग्लादेश में अकूरा से होकर जाएगा। अगरतला मतलब ये त्रिपुरा की राजधानी कहां तक जाएगा? अगरतला तक। तो कलकत्ता अगरतला हाईवे जो अकूरा से होकर जा रहा है, ये अब नॉर्थ ईस्ट तक एक लैंड पहुंच को सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही एक दूसरा मार्ग बनाया जा रहा है, कलकत्ता से हुगली के रास्ते जाके, फिर यहां से आप सी के रास्ते जाके,
फिर यहाँ पर आप बर्मा के एक पोर्ट तक पहुंचेंगे, ये बर्मा है मान लीजिए, उस पोर्ट का नाम है सितवे। उसके बाद एक नदी के थ्रू जाएंगे आप, जिस नदी का नाम है कलादान। तो इसे कहा जा रहा है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट फैसिलिटी। भारत बहुत भारी निवेश इसके अंतर्गत करने वाला है। इसके अंतर्गत मल्टी मोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नदी रहेगी, फिर समुद्र रहेगा, फिर ये सितवे पत्तन से जाएंगे, फिर नदी के द्वारा जाएंगे, फिर एक हाईवे हमको मिजोरम तक लेकर जाएगा। तो ये दो रास्ते हमने खोजे हैं इस चिकन नेक के संकट को दूर करने के लिए। एक हमने कहा अभी बांग्लादेश के रास्ते कलकत्ता अकूरा अगरतला राजमार्ग है, और एक दूसरा कलादान मल्टी मोडल फैसिलिटी है या मल्टी मोड ट्रांजिट फैसिलिटी है, जिसमें समुद्र के रास्ते आकर हम जाएंगे। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं, यदि सामान्य तौर पर यहां से मिजोरम जाना है तो लगभग 15 से 1700 किलोमीटर का रास्ता है। ये बांग्लादेश वाला जो मामला है, ये 1599 किलोमीटर की दूरी को 499 में बदल देगा, 1590 को 499 में। और इसी प्रकार ये वाला रास्ता भी लगभग 600-700 किलोमीटर तक ही होगा, 350 करीब सी है, और उसके बाद 150 यहाँ से सितवे से कलादान, और यहाँ से फिर हाईवे के तौर पर है। तो आप सोच के देखिए, इसको आगे मैंने विस्तार से समझाया भी है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये समझिए कि ये जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है चिकन नेक की, इसको समाधान करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। चिकन नेक के बाद जो दूसरी समस्या है, ये आप शायद परिचित भी हों, वो ये कही जाती है कि ये वाला जो इलाका है मिजोरम से जुड़ा हुआ, ये एक गोल्डन ट्रायंगल को जन्म देता है, स्वर्णिम त्रिभुज। इस गोल्डन ट्रायंगल में बर्मा आता है। इसको हम मिटाकर बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इस गोल्डन ट्रायंगल में स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत बर्मा, थाईलैंड और लाओस, ये 3 देश आते हैं। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। और भारत का ये वाला जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर हम मानते हैं गोल्डन क्रीसेंट है, स्वर्णिम अर्धचंद्र है, क्रीसेंट यानी अर्धचंद्र। और इसमें हम ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, गोल्डन क्रीसेंट या स्वर्णिम अर्धचंद्र में हम ईरान, अफगानिस्तान और किसको देखते हैं? पाकिस्तान को देखते हैं। अब ये कहा जाता है कि ये जो स्वर्णिम अर्धचंद्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है और हथियार का बाजार। क्या खुले और तौर पर आप चले जाइए पश्चिमी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और आगे अफगानिस्तान में हथियार मिलेंगे। और ये जो इलाका है ट्रायंगल वाला, ये दुनिया में सबसे बड़ा हथियार का प्रोड्यूसर है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां यहां पर बना रही हैं। और ड्रग्स का बाजार है। हालांकि दोनों उत्पादक भी हैं, बाजार भी हैं। तो यहाँ हथियारों का उत्पादन भी होता है और ड्रग्स का भी, यहाँ भी हथियारों का भी उत्पादन होता है, ड्रग्स का भी। लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ हथियार बिकते हैं और अफीम यानी ड्रग्स बनते हैं। यहाँ पर हथियार बनते हैं और क्या बिकता है? ड्रग्स बिकता है। अब इन दोनों के बीच संपर्क का माध्यम कौन है? भारत। से ड्रग्स आए, यहां से वेपन गए, तोड़ता पंजाब, फूटता भारत। तो ये जो भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, ये भारत के लिए संकट पैदा कर रही है सुरक्षा का। क्योंकि इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन किसके बीच? क्रीसेंट के बीच ये संकट पैदा हो रहा है कि भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग भारी पैमाने पर हो रही है। और ड्रग्स एंड आर्म्स आर द बेसिस ऑफ टेरर। हमारे पूर्व सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन जी ने यह स्पष्ट कहा था कि भारत में ड्रग्स एंड आर्म्स से आया पैसा रियल एस्टेट और बॉलीवुड जैसे क्षेत्रों में कई गुना बढ़ रहा है, और फिर यही पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पोषित करने के लिए, ठीक है ना, प्रश्रय देने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, और इसलिए रोका जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहां आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का भूगोल ही नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों का कारण है, या भारत की भौगोलिक अवस्थिति नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देती है। तो आशा है कि अब भूगोल से जुड़ा कोई बात होगी तो आप बता पाएंगे। ठीक है, अब भूगोल के बाद हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि दूसरा कारण ऐसा क्या है जो सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देता है, यानी कोई अन्य कारण जिसके कारण सुरक्षा चुनौतियां जन्म लेती हैं। तो भौगोलिक के बाद जो दूसरा कारण है उसे मैं ऐतिहासिक मानता हूं, हिस्टोरिकल। और देखिए हिस्टोरिकल में क्या क्या कारण हो सकते हैं। हिस्टोरिकल में पहला कारण है ब्रिटिश नीति। हिस्टोरिकल में दूसरा कारण है, ब्रिटिश पॉलिसी के बाद जो दूसरा कारण बनेगा वो है राज्य पुनर्गठन में देरी। तीसरा कारण है रियासतों की ऐतिहासिक विरासत।
हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों की ऐतिहासिक विरासत एक कारण के तौर पर देखी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के दावे, द क्लेम्स ऑफ हॉस्टाइल एनिमीज, ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक में ही ये शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों में चीन भी आ सकता है, बर्मा भी आ सकता है, ठीक, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया वो भी आ सकता है। ठीक, तो ये वो ऐतिहासिक कारण है जिनके कारण नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग हुआ। मैं एक एक करके बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अंग्रेजों की नीतियों के दो आधार थे जो ट्राइबल पॉलिसी के अंतर्गत दिखते थे। एक को कहते थे पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके तहत वो क्षेत्रों को जीतकर अपने में मिला लेते थे, और एक को कहते थे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। अंग्रेजों ने बहुत सोचे समझे तरीके से भारत के इस हिस्से के लिए तो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन को लागू किया, जहां ज्यादातर रियासतों को ज्यादा ब्रिटिश प्रांतों में बदल दिया गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अंग्रेजों की नीति इंटीग्रेशन की नहीं, आइसोलेशन की रही। इसे पृथकीकरण की नीति कहते थे। इस नीति के पीछे अंग्रेजों ने दो तर्क दिए। पहला, इसके माध्यम से हम जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना चाहते हैं, हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन व्यवहारिक कारण यह था, जो ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज तो हमेशा मैनिपुलेटेड तरीके से बात करते थे। जैसे उन्होंने कहा बंगाल इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि बंगाल बड़ा है, जबकि सच क्या था आप जानते हैं। तो वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा कि वी वांट टू गिव देम प्रोटेक्शन, वी डोंट वांट टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल मैटर्स, वी वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर। बट द मैटर ऑफ फैक्ट वाज, लेकिन सच्चाई जो थी वो ये थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उत्तर पूर्व के राज्यों का भारत के अन्य हिस्सों के साथ प्रभावी जुड़ाव स्थापित हो, क्योंकि कहीं ये जुड़ाव स्थापित हो गया तो एक नया क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएगा और अंग्रेजों के लिए चुनौती देने लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उत्तर पूर्व के राज्यों को इस ढंग से प्रशासित किया जाए कि वहां असंतोष, विद्रोह, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण जैसी भावनाएं प्रबल ना हो सके। ये पहला कारण था। दूसरा, अंग्रेजों की सोच ये थी कि हमें यदि इस क्षेत्र के संसाधनों को खुद ढूंढना है, फॉरेस्ट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, टी बागान है, तो यदि हमने मेनलैंड के साथ एक्सेसिबिलिटी कर दी तो इन क्षेत्रों के व्यापारी जाकर, भारतीय व्यापारी जाकर लाभ कमाएंगे, जबकि वो तो चाहते थे कि ब्रिटिश प्लांटेशनर्स और इंग्लैंड को फायदा मिले। इन दोनों कारणों से उन्होंने इन क्षेत्रों में पृथकीकरण की नीति अपनाई, जिस नीति के तहत उन्होंने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण तो किया, लेकिन नियंत्रण करने के बाद भी क्षेत्रीय कबीलों को पृथक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासन करने की अनुमति देते रहे। चाहे वो नागा क्षेत्र हो, चाहे मणि क्षेत्र हो, चाहे मिजोरम के क्षेत्र हो, वहां की रियासतों को, राजाओं को या क्षेत्रीय कबीलों को उन्होंने ऑटोनोमस काउंसिल, जो आज भी होती हैं, ये प्रदान करके रखी, जिसका मूल भाव ये था कि हम आपसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भले ही कर लें, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल तरीके से आप पर कोई प्रभाव डालना नहीं चाहते हैं। आप अपने तरीके से शासन करिए और अपने तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और अंग्रेजों की इसी सोची समझी रणनीति के तहत नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश काल में भारत का हिस्सा तो बना, लेकिन भारत से दिल से जुड़ नहीं सका। और यही कारण है कि आजादी के बाद भारत के जिन क्षेत्रों में भारत के साथ ना रहने की सबसे प्रबल मांग उठी, उनमें से एक क्या था? नॉर्थ ईस्ट था। वहां की हर रियासत अपने स्वतंत्र अस्तित्व को चाहती थी, चाहे नागा हो, मणि हो, त्रिपुरी हो, अहोम हो, कोई भी स्टेट। राज्य पुनर्गठन की जो मैंने आपको कहानी बताई है, उसमें आप देख ही रहे हैं कि राज्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध असमिया पहचान थोपने की कोशिश की गई और असम राज्य के अंतर्गत समाहित कर दिया गया, और हर राज्य को उसकी सांस्कृतिक पहचान देने में हमने 47 से 87 40 साल लगा दिए। और इन 40 सालों में उन राज्यों में अपनी सांस्कृतिक दोहन को लेकर या सांस्कृतिक आक्रमण को लेकर कितनी कुंठा रही होगी, आप इस बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। रियासतों की ऐतिहासिक विरासत की जहां तक बात है, तो मैंने कहा कि असम में अहोम रियासत थी, मणिपुर में माइती रियासत थी, त्रिपुरा में त्रिपुरी रियासत थी, फिर मणिका रियासत थी, नागा रियासत थी। हर रियासत अपने आप को एक स्वतंत्र पहचान से जोड़कर देखना चाहती थी, इसलिए आजादी के बाद उन्होंने हर राज्य में, आप देखेंगे एक संगठन बनेगा, आगे हम देखेंगे, जो विलय को गलत मानेगा और वो कहेगा कि हमको अलग देश बनना है। शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के दावे में चीनी दावे सबसे मुखर है। चीन ये कहता है कि मैकमोहन लाइन जो 1314 में बनी, वो तिब्बत के राजा को दबाव में रखकर बनाई गई, हम उस रेखा का सम्मान नहीं करते। स्वतंत्र भारत और कम्युनिस्ट चीन के बीच कभी सीमा रेखा का निर्धारण हुआ ही नहीं, और इसी आधार पर वो अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर हमारा अपना दावा जताता है। और सिक्किम जो 1890 में ब्रिटिश चीन
समझौते के तहत भारत संरक्षित राज्य बना था, वो उसको भी नहीं मानता है। वो कहता है तब भी ब्रिटिश भारत ने दबाव डालकर हमसे समझौता किया था, आज हम उस समझौते को नहीं मानते हैं। इस तरीके से इन सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल को लेकर हो या सिक्किम को लेकर हो, चीन अपने दावे जताता रहता है। ये भी भारत की सुरक्षा चुनौती के प्रति के संदर्भ में एक बड़ा कारण है। तो आपसे एक अलग से संदर्भ पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर पूर्व के संकट के पीछे उसका इतिहास है? क्वेश्चन बन गया। Whether the problems of Northeast are due to its history, तो आप इन 4 बिंदुओं को उठाइए और उसको एलाबोरेट कर दीजिए, ये ऐतिहासिक कारण हो जाएंगे। ऐतिहासिक के बाद जिस तीसरे कारण पर हम चर्चा करेंगे वो सांस्कृतिक कारण, कल्चरल, ठीक है। और सांस्कृतिक कारण पर जब बात की जाएगी तो इसे वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसे सांस्कृतिक विलगता, कल्चरल आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व के राज्यों को यह निराशा है कि उनकी संस्कृति को भारत की मूल संस्कृति में वह स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। उन्हें भारत की आर्यन द्रविडियन संस्कृति से अलग एक मंगोलाइड संस्कृति के तौर पर देखा जाता है और उसे मूल संस्कृति में असिमिलेट करने की कोशिश नहीं की जाती है। भारत या तो आर्यन पहचान दिखाता है या दक्षिण में द्रविडियन पहचान दिखाता है। मंगोलाइड पहचान को कहीं दोयम दर्जे के तौर पर रख दिया गया है। इन राज्यों का आरोप है कि चाहे उनका इतिहास हो, चाहे उनका साहित्य हो, चाहे उसकी कला हो, चाहे उनकी संस्कृति हो, उसे भारत में सम्मान और स्थान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आप देखिए, हमने जब 8वीं अनुसूची का विस्तार किया तो हमने समय समय पर यहाँ की भाषाओं को भी समाहित करने की कोशिश की। ठीक, जैसे नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, तो उसमें मणिपुरी भाषा थी। फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, तो बोडो भाषा यहाँ की थी। तो भाषाई पहचान बहुत मुखर पहचान होती है। लेकिन जहां पर 400 से ज्यादा जनजातियां और 4000 से ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हो और हर 2 किलोमीटर में संस्कृति बदल रही हो, सारी संस्कृति को मूल संस्कृति में समाहित करना कितना कठिन काम है, या उस स्वर देना कितना कठिन काम है। उनका यह भी आरोप है कि हमें या हमारे लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, परंपराओं और त्योहारों के आधार पर उपहास का पात्र बनाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चीनी लोगों की तरह कुछ भी खा लेते हैं। अभी कोविड के दौर में ये बातें बहुत मुखर होकर निकलती हैं। ठीक, दे कैन ईट डॉग्स ऑल्सो, दे जनरली ईट बीफ। और हमारे यहाँ बीफ का मामला आपको पता होगा कि गोवा के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीफ बैन नहीं। ठीक है, तो इस कारण से उनको अलग देखा जाता है। वो ये कहते हैं कि हमें हमारे रंग रूप के आधार पर इस ढंग से ट्रीट किया जाता है कि हम नॉर्मल नहीं हैं या हम इंडियंस की तरह नहीं दिखते हैं, बल्कि हमें विश्वास दिलाया जाता है कि यू लुक अलाइक मोर लाइक चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन पीपल। तो जब भारत की मुख्य धारा में हमें भारतीय की तरह देखा ही नहीं जाता तो हम भारतीय कैसे बने? टेक द एग्जांपल ऑफ बाई चिंग भूटिया, मैरी कॉम। उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि भारत में खेलों के अंतर्गत हमारे यहाँ असीम प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के समय हमारे साथ भेदभाव होता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के खिलाड़ी हमारे साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, या मेन इंडिया स्ट्रीम में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं होता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो लोग हैं उन्हें भारत में नस्लीय शब्दों का शिकार होना पड़ता है? यू मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड कॉल्ड चिंकी विच इज वेरी अब्यूजिव वर्ड, पर ठीक है, या फिर साहब जी बोल देना, चौकीदार बोल देना, ये ठीक नहीं है। नेपाली पहचान को नॉर्थ ईस्टर्न पहचान से जोड़ देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके अलावा क्या कारण है कि हमारे फैशन जगत में, हमारी मीडिया में, हमारी फिल्मों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एज एन रिप्रेजेंटेटिव या एज एन एक्टर, एक्ट्रेस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? When we can accept anyone with average looks in southern movies, I don't want to mention the name, and when we have normal looking people working in Hollywood, वो हमारा एक है ना, Chollywood, Lollywood, Tollywood, even in Bollywood now, then why the people of Northeast are neglected in this regard? उनको क्यों हट? और ये सारी बातें जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में आती हैं तो एक असंतोष स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। और यही कारण है कि यदि कश्मीर के अलावा किसी और राज्य में जाकर आप ये सुने कि इंडियन आया है तो वो एरिया नॉर्थ ईस्ट का होगा, और इसमें आपको अजीब लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हमने दिल से जोड़ा ही नहीं वो क्यों हमारे खिलाफ विद्वेष या विद्रोह की भावना नहीं रखेगा? तो ये संकट का कारण है, जिसे हम सांस्कृतिक विलगता या सांस्कृतिक अनदेखी के तौर पर देखते हैं। और इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप हर 10-15 दिन में सुनते हैं कि दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, देश भर में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्लीय हमले हुए, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो यदि ये भावना है तो ये निश्चित तौर पर
संकट की या चिंता की बात है। ये बात समझिए कि मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट्स में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जैसे दिखने वाले और हमारे जैसे नाम वाले लोग ही नॉर्मल हैं, और जिनके नाम संबोधन में कुछ अलग हैं या जिनके लुक्स हमसे कुछ अलग हैं वो नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल हैं, दे डोंट लुक अलाइक इंडियन। इस तरीके की सोच जो है वो भारत को तोड़ने वाली सोच है, जिससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 2003 में कोहिमा में एक भाषण दिया था, जो नॉर्थ ईस्ट में माइलस्टोन भाषण माना जाता है, और जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आपके विकास की बात करने नहीं आया हूं, आपके साथ भारत के विकास की बात करने आया हूं, और उन्हें भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था। यदि ये भाव हम रखेंगे तब नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये हुई इनसे जुड़ी सांस्कृतिक विलगता की समस्या। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की सामान्य चुनौतियों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक, ये 3 कारण सबसे मुखर माने जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इनके अलावा भी 2 ऐसे कारण हैं जो उत्तर पूर्व के संकट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है आर्थिक या विकासात्मक वंचना, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल डेप्रिवेशन, और दूसरा है राजनीतिक और प्रशासनिक अनदेखी। ठीक है, आर्थिक या विकासात्मक वंचना हमेशा उग्रवाद का कारण बनती है, इस बारे में ज्यादा उसकी बात नहीं है। यदि किसी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन किया जाएगा और उसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को नहीं दिया जाएगा तो उस क्षेत्र के लोगों में एक नाराजगी स्वाभाविक है। उत्तर पूर्व के राज्य संसाधन संपन्न विपन्न राज्य माने जाते हैं, रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन डेस्टिनी। आप किसी भी राज्य को ले लो, असम ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉरेस्ट, ठीक, चाय बागान के लिए विख्यात है। मणिपुर हाइड्रल पावर पोटेंशियल, ऑयल एंड नेचुरल गैस की पोटेंशियल के विख्यात है। आप किसी भी राज्य की बात करेंगे, मेघालय बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में रिसोर्स तो हैं, जनसंख्या बहुत सीमित है। तो इतने सारे संसाधन होने के बाद भी ये देखा गया कि उत्तर पूर्व के संसाधनों से भारत के अन्य भागों को भले ही लाभ पहुंचाया गया हो। असम का तेल निकालकर बरौनी में रिफाइनरी बना दी, ठीक है। असम के तेल बागानों का हेडक्वार्टर हमने कहा पश्चिम बंगाल में बना दिया। असम के जूट उत्पादन का ज्यादा लाभ वेस्ट बंगाल को मिलने लगा। यानी बहुत बार ऐसा देखा गया कि उत्तर पूर्व के संसाधनों पर वहां के लोगों को अधिकार नहीं मिला। फिर दूसरा संकट इस बात से पैदा हुआ कि जो विकास के अवसर थे उन अवसरों को स्थानीय लोगों ने नहीं बनाया, बाहर से लोग आकर, और बाहर से मतलब विशेषकर बिहार और बंगाल के क्षेत्रों से लोगों ने आकर यहाँ पर प्लांटेशन बागों पर कब्जा कर लिया, यहाँ के फॉरेस्ट इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया, यहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस या माइनिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया, यहाँ के अन्य उद्योगों को प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर स्थितियां ये बनी कि लोकल लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया। फिर वही बात, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंटरनल ड्रेन ऑफ वेल्थ देखी गई कि नॉर्थ ईस्ट का पैसा नॉर्थ ईस्ट से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। और आखिरी स्तर पर यदि वही आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जाएगी, विकास के नाम पर उनका विस्थापन किया जाएगा, उन्हें उनकी जड़ों से काटा जाएगा, तो भी एक नाराजगी होना स्वाभाविक है। यह माना जा सकता है कि उत्तर पूर्व का भूगोल जटिल है, लेकिन क्या इतना जटिल है कि जब तिब्बत के रिमोट एरिया तक चीन सड़क बना सकता है, तो आज आजादी के इतने सालों के बाद भी हम नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी को रेल लिंक से जोड़ नहीं पाए, नॉर्थ ईस्ट की हर राजधानी में हवाई अड्डा नहीं बना पाए, नॉर्थ ईस्ट के हर क्षेत्र को रोड कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाए, वहां बिजली की समस्या, सड़क, बिजली, संचार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर तरीके से समस्या है। तो ये पूछा तो जाएगा ना कि आप आर्थिक सामाजिक विकास में हमें इतना पिछड़ा क्यों रहना पड़ा, जबकि पैकेजेस तो बहुत दिए गए हमको। वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण में हम पीछे क्यों हैं। वो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुविधाओं में हम पीछे क्यों हैं, सामुदायिक सुविधाएं हमारे यहाँ प्रभावी क्यों नहीं है, हमारी क्यों गारंटेड नहीं है, हमारी फूड सिक्योरिटी क्यों गारंटेड नहीं है। और इसके अलावा विकासात्मक वंचना का एक सामाजिक पहलू भी होता है, जहां यह पूछा जाता है कि स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, इन सब में हमारे यहाँ संकट क्यों है। यदि आप देखें तो यहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज, अब जाकर IITs, IIM खोले जा रहे हैं, अब जाकर यहाँ हाईकोर्ट की स्थापना की गई है, एक से ज्यादा हाईकोर्ट बना, 3 हाईकोर्ट 2012 में, तो हाईकोर्ट की स्थापना की गई है। तो यहाँ संस्थागत पिछड़ापन है, ठीक है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर हो, यहाँ कैपिटल मार्केट से जुड़ी बातें हों, या यहाँ पर स्कूल अस्पताल से जुड़ी बातें हों, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल, हर तरीके से ये क्षेत्र विकासात्मक वंचना से जूझता है, जो नाराजगी का कारण बनता है। इसके अलावा इतनी सीमित जनसंख्या को भी हम स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दे पाते, और नॉर्थ ईस्ट के पढ़े लिखे लोगों को पलायन करना पड़ता है अन्य हिस्सों में जाकर काम करने के लिए। मतलब यहाँ पलायन की समस्या भी ये दिखाती है कि वो अपनी जड़ों से कटकर अन्य जगहों पर जाते हैं, जहां उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार भी सहना पड़ता है। तो ये दुख का कारण तो है। राजनीतिक और प्रशासनिक अनदेखी को आप सरल उदाहरणों से समझ सकते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की, असम को छोड़ दें तो टोटल सीटें इतनी भी नहीं होती
कि किसी मुख्य धारा के राज्य के किसी क्षेत्र की। अधिकांश राज्यों को 1 या 2 लोकसभा की सीट दी गई है, राज्यसभा की सीट दी गई है, ठीक है। इन क्षेत्रों, इसके कारण इनका राजनीतिक प्रभाव रसूख कम हो जाता है। वरना अमेरिका जैसे देशों में तो आप देखते हैं राज्य बड़ा हो चाहे छोटा, वहां की सीनेट में हर राज्य को 2 सीटें। तो ये आइडियल फेडरलिज्म के तो खिलाफ है ना पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स में, कि भाई आप, फिर वही बात है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उनकी राजनीतिक महत्व भी ज्यादा होगा, तो फिर इससे अच्छा तो जनसंख्या बढ़ा ही ली जाए। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को यह लगता है कि वहां लोकल लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाता। यदि वहां पर कोई बड़ा नेता आता भी है तो दिल्ली से पैराशूट से उतारा जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो संपन्न घरानों के लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट में तो रहते ही नहीं, क्योंकि वहां लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी डेवलप नहीं है। तो वो दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउसेज में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और रिमोट की तरह नॉर्थ ईस्ट को क्या करते हैं, रूल करते हैं। और यदि नॉर्थ ईस्ट में नेता की जरूरत पड़ी तो यहां से पैराशूट मुख्यमंत्री भेज दिए जाते हैं, जैसे मणिपुर में घीसिंग भेजे गए। अब जाकर कुछ लोकल लीडर्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट वहां पर कांग्रेस की पतन का मूल कारण यही रहा कि कांग्रेस वहां पैराशूट पॉलिटिक्स करती रही, और अब एक लोकल लीडर ने वहां पर रिवाइव किया है नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ ईस्ट में हमारी वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को, जिसके पीछे लोकल लीडरशिप को प्रमोट करना है। क्या कारण है कि वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने की स्थितियां नहीं बनती? लोकसभा स्पीकर में हम संगमा का नाम देते हैं। क्या कारण है संगमा रिजिजू के अलावा नाम खोजना मुश्किल हो जाता है? क्या कारण है वहां के मुख्यमंत्रियों के नाम बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक याद करवाने पड़ते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम स्टेट के नाम वो उनको अपने आप याद हो जाते हैं? यानी उनको पॉलिटिकल वैल्यू उतनी नहीं दी जाती, ठीक। और सबसे बड़ा संकट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को सुलझाने के लिए हमारे राजनेताओं ने पैकेज पॉलिटिक्स को आधार बनाया है। पैकेज पॉलिटिक्स मतलब नॉर्थ ईस्ट गए चुनाव के समय कितना दूं, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़। अरे भाई आप कहां से दोगे? ये तो जनता की टैक्स का पैसा है। और ये जो 5000 करोड़ आपने दिया, भी कभी पूछा कि वो जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्योंकि हमारे तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचता है। वर्तमान कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 30 पैसे पहुंच रहा हो। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार से प्रेरित है प्रशासनिक शून्यता। वहां प्रशासनिक संरचनाओं का अभाव है, प्रशासनिक दूरी है, जनता की प्रशासनिक संगठनों तक पहुंच नहीं है, सरकारी कार्यालयों का अभाव है। रजिस्ट्रेशन करवाना हो, सर्टिफिकेट जारी करवाना हो, या सरकार के कार्यालयों में जाकर कुछ काम करवाना हो, इतनी दूर तक जाना जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल है कि कितनी कठिनाई का काम होगा। तो जब तक ई गवर्नेंस जैसे उपाय यहां नहीं लाए जाएंगे, 24/7 365 सरकार का हाथ आपके साथ, तब तक कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? तो हमें वास्तव में सबका साथ सबका विकास राजनीति में सुनिश्चित करना होगा, और अच्छे दिन यानी गुड गवर्नेंस प्रशासन में लाने होंगे, तब नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी दूर होगी। और इन सब आयामों से परे, अब हमने 5 आयामों पर बात कर ली। हमने पहली बात की भौगोलिक, दूसरी बात की ऐतिहासिक, तीसरी बात की सांस्कृतिक, चौथी बात की आर्थिक, पांचवी बात की राजनीतिक प्रशासनिक, और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात इनके बारे में की जानी चाहिए वो सामरिक है। और सामरिक का कुछ हिस्सा भौगोलिक से जुड़ा है। सामरिक मतलब सुरक्षात्मक। और आप ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सामरिक चुनौतियां इसलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से सीमा पार आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ, ठीक, अवैध शरणार्थी, अवैध तस्करी जैसी समस्याएं लगातार उभर कर सामने आ रही हैं, या जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। चाहे चकमा शरणार्थियों का दबाव हो, चाहे रोहिंग्या शरणार्थियों का दबाव हो, शरणार्थी हमेशा एक बड़ा संकट माने जाते हैं। ये देखा गया है कि यहां नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि उत्तर पूर्व के राज्यों में बिहार, बंगाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश, ये सबसे बड़ा है। यानी 5B से शरणार्थी आते हैं मेनली। क्लियर है? और जब ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आते हैं तो वहां की संस्कृति, समाज, सत्ता, संसाधन, संस्कृति, समाज, सत्ता, संसाधन और सौहार्द को भंग कर देते हैं। यानी 5B से 5S का संकट ही शरणार्थी समस्या है, एक लाइन में आप बोल सकते हैं। कुछ बाहरी प्रवासी, कुछ आंतरिक प्रवासी। और सामरिक कारणों में सबसे बड़ी समस्या यही शरणार्थियों का संकट है। नॉर्थ ईस्ट का लगभग हर राज्य किसी ना किसी रूप में माइग्रेंट प्रॉब्लम या इलीगल इमिग्रेंट प्रॉब्लम, शरणार्थियों की समस्या से ग्रसित है। और हाल के वर्षों में जब ये CAA, NRC वगैरह की बात हो रही है, तो यही शरणार्थी आगे चलकर संकट का अलग अलग तरीकों से कारण बन रहे हैं, जो हम हर राज्य की केस स्टडी के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि सामरिक कारणों में ही गोल्डन ट्रायंगल से इसकी निकटता है। सामरिक कारणों में ही
इसके एक्सेस की चिकन नेक के साथ सीमितता है। ठीक, सामरिक कारणों के अंतर्गत ही इस बात को बताया जाता है कि यहाँ रोहिंग्यास का जो दबाव है वो एक समस्या का कारण है, और सामरिक समस्या के अंतर्गत भी यहाँ चीन नेपाल प्रेरित माओवाद का संकट बहुत गंभीर तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे विचार से ये सारी समस्याएं उत्तर पूर्व के राज्यों को सामान्य रूप में चुनौतियां दे रही हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर चलेंगे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम प्रत्येक राज्य को, एवरी स्टेट, ठीक है, एक केस स्टडी के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। हम भले ही ये कहें कि 7 सिस्टर्स की प्रॉब्लम एक जैसी है, लेकिन हर सिस्टर अपनी पहचान में, अपने स्वाभिमान में, अपने सम्मान में एक दूसरे से अलग होती है। और उसी संदर्भ में एक एक करके अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की विशिष्ट समस्याओं को केस स्टडी के अंतर्गत देखें। जो पहला राज्य जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है आसाम। इसे पहले अहोम किंगडम से जोड़ा जाता था। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में भी, पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो लोकसभा विधानसभा की सीट्स हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, हर दृष्टि से ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और इस राज्य को यदि हम मैप वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कुछ इस ढंग से बनाने की, अब एग्जैक्टली तो ये जो बीच का हिस्सा असम का बचता है वो कुछ इस तरीके का है। ये आपका, अब देखिए यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी के प्रवाह को आप देख सकते हैं इस ढंग से। ठीक है, यहां पर इसके वेस्ट बंगाल है, यहां पर इसके अरुणाचल प्रदेश है, और ये वाली पट्टी में यहाँ इससे नागालैंड, मणिपुर, ये स्टेट्स कनेक्ट करेंगे। नीचे इससे कनेक्ट करने वाले स्टेट्स में मेघालय, थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी राज्यों का भी कनेक्ट हो सकता है। यानी यदि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है तो उसमें भी लैंडलॉक्ड के रूप में कौन दिख रहा है? असम दिख रहा है। ठीक, असम मूलतः ब्रह्मपुत्रा मतलब वैली एरिया है असम का, लेकिन इस वैली एरिया के किनारे यहाँ पर मिकिर, बारिल जैसी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। बाकी ब्रह्मपुत्रा वैली या घाटी असम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अब इस असमिया क्षेत्र में या असम के अंतर्गत हम ये देखें कि 1947 में इसको स्टेटहुड दिया गया, और इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी सारे राज्यों को शामिल कर दिया गया। लेकिन 1947 से ही यहां पर असंतोष या समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिन पर हमने चर्चा की। ठीक, हिस्टोरिकली ये अहोम किंगडम को भारत में मिलाने के खिलाफ है। ठीक, कल्चरली असम में 35 प्लस टाइप्स रहती हैं जो अपनी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर बहुत गंभीर हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेशी शरणार्थी चाहे वो कहीं किसी भी राज्य से आए तो सबसे ज्यादा जहां से ऊपर बसते हैं वो कौन सी जगह है? असम की है। असम की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है इन्होंने। 126 विधानसभा सीटें जो असम की हैं वहां पर ये निर्णायक स्थिति में है, डिसाइसिव स्थिति में है, चुनाव